ठीक है, आज की वीडियो में हम लोग स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे। सबसे पहले एनुअल रिपोर्ट 2020 का आ गया है। अगेन जब हम लोग एनुअल रिपोर्ट देखते हैं तो दो तरीके के होते हैं स्टेटमेंट्स, एक होता है कंसोलिडेटेड, एक होता है स्टैंड अलोन। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल से मैं बता देता हूँ। तो अगर हम लोग लेते थायरोकेयर एज एन एग्जाम्पल, जो डायग्नोस्टिक सेक्टर में, थायरोकेयर का बिजनेस क्या है? थायराइड का टेस्ट करता है वो, राइट? वो उसका मेन बिजनेस है। अभी वो एक और कंपनी को एक्वायर किया है, तो वो या तो एसोसिएट हो सकता है या तो सब्सिडरी हो सकता है। अभी डिफरेंस क्या है बिटवीन एसोसिएट एंड सब्सिडरी? एसोसिएट मतलब थायरोकेयर ने एक ऐसा कंपनी को एक्वायर किया है जिसका उसमें स्टेक है बिटवीन 20 to 50%। एक हो सकता है कि थायरोकेयर ने 50% से ज़्यादा एक्वायर किया है स्टेक। तो फॉर एग्जाम्पल थायरोकेयर ने न्यूक्लियर करके एक कंपनी एक्वायर किया है, तो होली ओन सब्सिडरी है। होली ओन सब्सिडरी मतलब फुल 100% एक्वायर किया है। अभी जब मैं स्टैंड अलोन देखता हूँ थायरोकेयर के, अगर एनुअल रिपोर्ट में जाऊंगा एंड स्टैंड अलोन देखूंगा तो सिर्फ थायरोकेयर के बिजनेस के बारे में आएगा। कंसोलिडेटेड में थायरोकेयर एंड वो न्यूक्लियर दोनों का मिला के आएगा। अभी मैं एज एन एनालिस्ट जब मैं कर रहा हूँ नंबर्स जॉट डाउन कर रहा हूँ एक्सेल पे, मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या रहेगा? जो थायरोकेयर का रिफ्लेक्ट हो रहा है शेयर प्राइस मार्केट पे, सपोज वो जितना भी है 500-600 रुपीज़ रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो वो रिफ्लेक्शन में सिर्फ थायरोकेयर के बारे में आएगा कि थायरोकेयर एंड न्यूक्लियर दोनों के बारे में आएगा? दोनों के बारे में आएगा। तो हमेशा इट इज़ बेटर कि कंसोलिडेटेड लो। हाँ, बट स्टैंड अलोन भी एनालिसिस के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर स्टैंड अलोन ही अच्छा नहीं कर रहा है तो कंसोलिडेटेड का कुछ मतलब है क्या? नहीं। बट जब आप फोरकास्ट कर रहे हो तो हमेशा कंसोलिडेटेड लेना है। क्लियर है ये? ठीक है, तो वो फर्स्ट पॉइंट है। बट यहाँ पे कैसा है कि ऐसा नहीं है कि स्टैंड अलोन अलग कंसोलिडेटेड अलग, क्योंकि ऐसा कोई रिलैक्सो ने ऐसा कोई एक्विजिशंस नहीं किए। ठीक है, एंड अगर स्टेक रहेगा तो भी 20% से कम रहेगा, 5%, 3%, इसके लिए यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। बट वो किया है नहीं किया है वो हम लोग आगे चेक कर सकते नोट्स टू अकाउंट्स में। ठीक है, बट यहाँ पे ऐसा सिर्फ डायरेक्ट दिया हुआ है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। क्लियर? परफेक्ट। अभी हम लोग ने कैसे पढ़ा था ये इनकम स्टेटमेंट कैसा होना कैसे चाहिए? आइडियली सेल्स होना चाहिए, जो सबसे टॉप लाइन है, बेसिकली रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, राइट? उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले अगर यहाँ पे हम लोग रेवेन्यू डालते थे, रेवेन्यू के बाद क्या था नेक्स्ट? कॉग्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। उसके अंदर क्या क्या लाइन आइटम्स रहेगा? जो भी रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल को लाने का खर्चा, फ्रीट का खर्चा, फिर बाद में मशीनरी चलाने का खर्चा, लेबरर को जो वेजेस देना है उसका खर्चा, पावर एंड फ्यूल का खर्चा, सब कुछ मिला के कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आएगा, राइट? फॉर एग्जांपल एक अगर सैंडल है 150 में बेच रहा हूँ, तो मुझे उसको प्रोड्यूस करने में फैक्ट्री लेवल पे कितना लगा? सपोज लग रहा है 80 रुपीज़, तो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट मतलब फैक्ट्री लेवल का प्रॉफिट कितना है वो आएगा ग्रॉस प्रॉफिट। तो कितना हो जाएगा? 150 माइनस 80। उसके बाद क्या करेंगे? जो भी ऑपरेटिंग खर्चा है वो हटाना पड़ेगा। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में क्या आएगा? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होता है? डे टू डे मेरा कोर बिजनेस में जो मेरा एक्सपेंसेस लगेगा, क्या क्या लगेगा? एम्प्लॉय का खर्चा बराबर, फिर मिसलेनियस एक्सपेंसेस, वो सब आएगा। तो यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हटाने के बाद क्या आएगा? ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग एक्सपेंस बेसिकली ऑपरेटिंग प्रॉफिट करके आएगा। व्हाट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट? आपके कोर बिजनेस से आपको कितना प्रॉफिट आ रहा है, बराबर। उसके बाद क्या आएगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट से जो भी नॉन कोर बिजनेस है, नॉन कोर बिजनेस मतलब क्या? फॉर एग्जाम्पल रिलैक्सो में हम लोग ने बहुत सारे मशीनरीज डाले, सपोज 100 मशीनरीज है, उसमें से एक मशीनरी में बेच रहा हूँ, एक मशीनरी बेच रहा हूँ, तो हो सकता है कि वो मशीनरी में प्रॉफिट में बेचूँ या लॉस में बेचूँ, तो वो कहाँ पे आएगा? नॉन कोर, क्योंकि मेरा मेन बिजनेस क्या है? फुटवेयर बेचना ना, मशीनरी बेचना है क्या? नहीं। तो वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट के नीचे आएगा। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग? जो भी टैक्सेस है वो डिडक्ट करेंगे, विल गिव मी नेट इनकम। ठीक है, उसके बाद अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम भी आएगा, बट अभी उस पर फोकस नहीं करेंगे। ठीक है, वो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा। अभी सबसे पहले क्या है कि ये वाले फॉर्मेट में हम लोग को करना पड़ेगा, क्योंकि एनालिसिस के लिए इजी पड़ेगा। हम लोग को देखना पड़ेगा ना रिलैक्सो लास्ट 8 ईयर्स से कैसे परफॉर्म कर रहा है, एंड उसके बेसिस पे हम लोग आगे कैसे परफॉर्म करने वाले, राइट? बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी। तो इट इज़ ऑलवेज बेटर कि मेरे को मैं समझूँ कि ग्रॉस लेवल पे कितना है मेरा प्रॉफिट्स मार्जिन कितना है, ऑपरेटिंग लेवल पे कितना है, नेट लेवल पे कितना है। समझ में आ रहा है? क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि ऑपरेटिंग अलग करूँ, नॉन कोर अलग करूँ? क्योंकि मुझे समझना है ना, एक ऐसा बिजनेस हो सकता है, देखो समझो, ठीक है, साइली का एक बिजनेस हो सकता है, साइलेज का एक बिजनेस हो सकता है। अभी ऐसे हो सकता है कि ऑपरेटिंग इनकम साइली के बिजनेस का 50 है,
शैलेश के बिजनेस का ऑपरेटिंग इनकम सपोज 70 है, तो सब लोग को देख के क्या लगेगा कि कौन सा बिजनेस बेटर है, शैलेश का। बट बहुत बार ऐसा पॉसिबिलिटी है कि भले ही ऑपरेटिंग इनकम है, आप ऐसे देखोगे कि कोई नॉन कोर का लाइन आइटम है ना, शैलेश ने ऑपरेटिंग इनकम में ले लिया होगा, शैलेश के कंपनी ने, तो ये सही बात है क्या? नहीं। तो एज एन एनालिस्ट मुझे समझने का बहुत इंपॉर्टेंट है ना, एक्चुअली कोर बिजनेस से कितना आ रहा है। तो अभी ऐसा हो सकता है गेन फ्रॉम सेल ऑफ लैंड, ऐसे लाइन आइटम है शैलेश के इसमें, जहाँ पे ऑब्वियसली शैली का ऐसा कुछ नहीं है तो 0 आएगा, शैलेश के इसमें ऐसा 40 का है जिसके वजह से वो 70 हो रहा है। बट ये एवरी ईयर आने वाला है क्या नॉन कोर? नहीं ना। कोर बिजनेस है क्या मेरा? नहीं। तो क्या करना चाहिए, एक्चुअली कोर बिजनेस का देखना है। तो शैली का 50 आ रहा है बट शैलेश का कितना है? 70 माइनस 40, क्योंकि 40 का जो गेन हुआ है वो हर साल थोड़ी होने वाला है। तो जब मैं एक्चुअली ऑपरेटिंग चेक करूँ तो शैली का 50 एंड शैलेश का 30 आ रहा है। समझ में आया? तो इसके लिए एज एन एनालिस्ट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं देखूं कि ऑपरेटिंग लेवल में एक्चुअली कंपनी ने सब बराबर लाइन आइटम डाला है कि कुछ मैनिपुलेशन कर रहा है। समझ में आ रहा है? एंड ऑब्वियसली कॉम्पिटिटर के साथ भी कंपैरिजन करने को इजी हो जाएगा आगे जाके। अगर मुझे देखना है कि मेरे कंपनी में एक्चुअली कुछ एडवांटेजेस है क्या जो सस्टेनेबल है, तो क्या होना चाहिए, मेरा मार्जिन बेटर होना चाहिए कंपेयर टू मार्केट, बराबर ना। मार्केट में, इंडस्ट्री में जो भी कॉम्पिटिटर है, ऐसा 5-6 कंपनीज है जिसका मार्जिन सपोज 15% है, बट मेरा कंसिस्टेंटली 20% के ऊपर आ रहा है, तो कुछ तो रीजन होगा ना। तो वो रीजन आइडेंटिफाई कर सकता हूँ, वो हमारा सबसे फर्स्ट चीज है कि हम लोग को बराबर से सब सेग्रीगेट करना पड़ेगा। उसके बाद अगर यहाँ पे आप देखोगे तो कैसे दिया हुआ है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, अदर इनकम। अदर इनकम हमारे कोर बिजनेस का है क्या? नहीं, यहाँ पे दिया हुआ है। तो ऐसे हम लोग डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर सकते हैं क्या? नहीं। फिर उसके बाद एक्सपेंसेस देखो, सब एक्सपेंसेस एक साथ दे दिया है, फाइनेंसिंग कॉस्ट, डेप्रीसिएशन, कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स कंज्यूम्ड, अदर एक्सपेंसेस, सब कुछ। बट हम लोग को सेग्रीगेट करना पड़ेगा बराबर से। ऐसे कर सकते हैं क्या सीधा कॉपी पेस्ट? नहीं, हम लोग को प्रॉपर एक तरीके से करना पड़ेगा। लाइकवाइज टैक्स का भी पूरा दिया हुआ है, करंट डेफर्ड टैक्स फॉर अर्लियर ईयर्स, अभी ये हम लोग क्लब कर सकते हैं साथ में। विल गिव मी प्रॉफिट फॉर द ईयर। अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम अभी नहीं करेंगे, वो बाद में देखेंगे। अभी के लिए सबसे फर्स्ट चीज हम लोग को क्या करना है, इनकम स्टेटमेंट कैसे डालना है, एंड फिर उसका थोड़ा एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है। ऑब्वियसली उसका इन डेप्थ एनालिसिस जब हम लोग एनुअल रिपोर्ट पूरा करेंगे तब हम लोग देखेंगे। बट अभी के लिए सबसे पहले कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले आपको एनुअल रिपोर्ट हर एक साल का डाउनलोड करना है फॉर द प्रीवियस 6 to 7 ईयर्स। आइडियली एक कंपनी को एनालाइज करना है तो 6 to 8 ईयर्स चाहिए, क्योंकि हम लोग को एक बिजनेस साइकिल अराउंड 8 ईयर्स का है। तो बिजनेस साइकिल में कैसा होता है, पीक भी होता है एंड डाउन साइड भी होता है, राइट। तो हम लोग को देखना है कि कंपनी जब इकोनॉमी का साइकिल नीचे था तब कैसे कंपनी ने परफॉर्म किया, जब पीक में तब कैसे परफॉर्म किया। इसके लिए नॉर्मली हम लोग 8 ईयर्स लेते हैं। समझ में आ रहा है रीजन कि क्यों हम लोग 8 ईयर्स लेते हैं? तो स्टार्ट करते। सबसे पहले ये ग्रिड लाइन सब हटा देने का, स्टेटमेंट शीट 2 है एंड शीट 3 है। सबसे पहले हम लोग इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे। तो यहाँ पे अभी के लिए मैं ऐसे लिख लेता हूँ, इसको बाद में हम लोग आराम अच्छे से कर सकते हो, जो भी फॉर्मेटिंग करना है। आइडियली कैसे होना चाहिए सब ईयर्स का, 2000 यहाँ पे अगर 14 डाल रहा हूँ तो यहाँ पे 15 ऐसे ही होना चाहिए हमेशा। ठीक है, ठीक है, अभी ऐसे ही रखता हूँ। कभी भी एनुअल रिपोर्ट आप चेक करोगे तो 2019 करके रहेगा, बट हम लोग हमेशा 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 वैसे ही करेंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग को ईजी पड़ेगा ट्रेंड देखने के लिए। कभी भी 20, 19, 18 करके मत करना, पॉइंट नंबर 1। उसके बाद हम लोग अभी स्टार्ट करते। सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस क्या कर सकते हैं, सबसे पहले ना इसको आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो। अभी एक एक करके कॉपी करने का कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको डाउनलोड करो सबसे पहले, एनुअल रिपोर्ट डाउनलोड करने का। एंड फिर ऑल यू हैव टू डू इज प्रेस ऑल्ट की प्रेस करोगे तो हम लोग ये पूरा एक साथ कॉपी कर सकते हैं। इससे हम लोग का टाइम बच जाएगा। ठीक है, ये पूरा किया, कंट्रोल C, ऑल्ट टैप करके यहाँ पे जाके आप सीधा कंट्रोल V कर सकते हो या ऑल्ट TS एंटर कर सकते हो, कैसे भी। अब यहाँ पे सब आ गया। अभी थोड़ा सा मैं देख सकता हूँ, अच्छा ये लोग ने इनकम अलग किया है, एक्सपेंसेस अलग किया हुआ है, फिर सीधा प्रॉफिट बिफोर टैक्स किया है। ठीक है, अभी ये एक लाइन आइटम बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा है तो इसको शॉर्टन कैसे कर सकते हैं, चेंजेस इन इन्वेंट्री ऐसे करके डाल देता हूँ अभी लाइन आइटम।
कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स कंज्यूम्ड करके डाल देता हूँ इंस्टेड ऑफ पूरा लाइन आइटम, ताकि यहाँ पे डेप्री एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस, तो मैं क्या कर सकता हूँ, डेप्रीसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस ऐसे करके ले सकता हूँ, डेप्रीसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। सिंपल हो गया अभी। एंड अभी ये पूरा कॉलम को सेलेक्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल एंड स्पेस बार एंड ऑल्ट HOI, तो ऑटोमेटिकली सब आ गया बराबर से। सिंपल हो गया। अभी क्या करना है ना, सबसे फास्टेस्ट वे क्या है, या तो आप एक साथ सेलेक्ट करो, या तो दूसरा तरीका है कि दो दो करके से दो या एक एक करके जो भी ग्रुपिंग किया है ना उन्होंने वो ग्रुप में करो तो फास्ट हो जाएगा। देखो कंट्रोल C, कंट्रोल V, फिर बाद में ये सब कॉस्टिंग एक साथ ले लिया मैंने। डेलिबरेटली मैं 14 में डाल रहा हूँ, वो हम लोग बाद में कर सकते सब कुछ, अभी के लिए ऐसे रखता हूँ मैं, ठीक है। पहले एक बार नंबर्स कैसे डालना है वो मैं बताता हूँ, एंड उसको कैसे हम लोग प्रॉपर तरीके से सेग्रीगेट करेंगे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है, करंट, ये सब टैक्सेस हो गया, एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर, ठीक है। अभी लाइन आइटम्स मिल गया हम लोग को। अभी डायरेक्ट तो हम लोग डालेंगे नहीं, सबसे पहले हम लोग चेक कर देंगे कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में क्या क्या है। आइडियली मेरा कोर बिजनेस क्या है, फुटवेयर बेचना। ये लोग अभी देखते हैं कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस ये लोग ने क्या क्या डाला है उसमें। तो कभी भी डिटेल देखना ना एक लाइन आइटम का, तो नोट्स टू अकाउंट्स देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है नोट नंबर 21। तो कैसे चेक करोगे, ये जो लाइन आइटम है उसको सेलेक्ट करोगे, कंट्रोल C, कंट्रोल F एंड कंट्रोल V, एंटर करोगे तो मिल गया ये डेटा। रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट्स विद कस्टमर्स, सबसे फर्स्ट क्या, फुटवेयर। देखो वहाँ से ऑब्वियसली ना वही बिजनेस है कोर, बट ये लोग विंड पावर भी करते, ठीक है। अभी वो क्यों करते, कैसे करते, एंड क्यों वो कर रहे हैं ना, वो हम लोग आगे देखेंगे, चेक करेंगे, ठीक है। वो आगे के इसमें मैं बताऊंगा, लेक्चर्स में ऑब्वियसली बताऊंगा कि क्यों कर रहे हैं हम लोग। एक रीज़न है, एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स भी है उन लोग का 4.93। अगेन एक्सपोर्ट में क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या रीज़न है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग ने देखा हुआ था पहले कि 146 कितना कंट्रीज में वो लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं, राइट। तो हम लोग को देखना है कि एक्सपोर्ट से एक्चुअली कितना सेल्स हो भी रहा है। वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो लास्ट लेक्चर में बोला था, तो वो एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। सेकंड हम लोग को क्या चेक करना है, विंड पावर से क्यों कर रहे हैं, क्या रिलेशन है फुटवेयर का विंड पावर का, तो कुछ तो रिलेशन होगा। ऐसी कंपनी कुछ अलग बिजनेस में तो नहीं जाएगा, एंड वो लोग ने वहाँ पे डाला हुआ है कि वो कोर बिजनेस से आ रहा है। तो वो एक अगेन मेरे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है चेक करने के लिए। बट सबसे पहले हम लोग पहले इनकम स्टेटमेंट बना के देखेंगे सब कुछ, ग्रॉस लेवल पे, ऑपरेटिंग लेवल पे, ठीक है। तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। उसके बाद हम लोग चेक करेंगे अदर इनकम में क्या है, राइट। अदर इनकम मतलब क्लियर कट नॉन कोर बिजनेस से, नॉन कोर एक्टिविटीज या नॉन कोर बिजनेस से। अदर इनकम आ गया, क्या क्या है, इंटरेस्ट इनकम ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट्स। आइडियली ये कहां पे आना चाहिए, इंटरेस्ट इनकम में आना चाहिए। रेवेन्यू नहीं है ना, बेसिकली इंटरेस्ट इनकम है मेरा, राइट। तो इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम, ये सब कहां पे आएगा, डिविडेंड इनकम, नेट गेन ऑन सेल ऑफ करंट इन्वेस्टमेंट्स, ये सब मेरा कोर बिजनेस है क्या, नॉन कोर बिजनेस है। तो ये डिविडेंड इनकम, नेट गेन ऑन सेल ऑफ करंट इन्वेस्टमेंट्स, नेट गेन ऑन फॉरेक्स, फेयर वैल्यूएशन गेन, मिसलेनियस एक्सपेंस, ये सब मिसलेनियस इनकम में कहाँ आएगा, नॉन कोर में आएगा। नॉन कोर एक्टिविटी जरूरी नहीं है ना नेट डिविडेंड इनकम हर एक साल आएगा, एंड वो मेरा कोर बिजनेस है क्या, मेरा कोर बिजनेस क्या है, फुटवेयर बेचना, तो वो वहां पे रिफ्लेक्ट नहीं होगा, ऑपरेटिंग लेवल तक रिफ्लेक्ट नहीं होना चाहिए। ये सब इंटरेस्ट इनकम इंटरेस्ट में आएगा, डिविडेंड इनकम ये सब नॉन कोर में आएगा। क्लियर है। वैसे हम लोग को हर एक चेक करना पड़ेगा। अभी उसके बाद अगर आप ध्यान से देखोगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है हम लोग के लिए लाइन आइटम, रेवेन्यू माइनस कॉग्स। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में क्या क्या आएगा, कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स कंज्यूम्ड इंक्लूडिंग पैकेजिंग मटेरियल आएगा ही आएगा, परचेसेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड ये भी आएगा, चेंजेस इन इन्वेंट्रीज ऑफ फिनिश्ड गुड, स्टॉक इन ट्रेड, वर्क इन प्रोग्रेस। ये सब बेसिकली क्या है, जो भी मेरा मटेरियल कंज्यूम्ड है, मटेरियल बाद में कितना स्टॉक पड़ा हुआ है, वो सब कुछ का कॉस्टिंग ये 3 लाइन आइटम में दिया हुआ है सिंपल लैंग्वेज में, ठीक है। तो ये सब कहाँ पे आएगा, किस में आएगा, कॉग्स में आना चाहिए। उसके बाद एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस आएगा क्या कॉग्स में, नहीं। जब तुम बोल रहे हो ना एम्प्लॉय, तो वो फिक्स्ड कॉस्ट है, लेबर के इसको वेजेस बोलते हैं, तो वो कॉग्स में आएगा, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस नहीं आएगा,
ठीक है। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस मेरा ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। ऐसे समझो रिलैक्सो का मशीन, एक फैक्ट्री रहेगा, फैक्ट्री में जो लेबरर्स काम करते हैं वो उसका जो वेजेस है वो कहाँ पे आएगा, कॉग्स में आएगा। लेकिन ऑब्वियसली मेरा सेल्स टीम बेटर रहेगा, मेरा एडमिन टीम रहेगा, बहुत सारे टीम्स रहेंगे, वो उनको क्या मिलता है, सैलरीज जो फिक्स्ड रहता है, वो ऑपरेटिंग खर्चा है। क्लियर है। उसके बाद फाइनेंस कॉस्ट, फाइनेंस कॉस्ट मतलब क्या, मेरा जो भी लोन लिया रहेगा, मैंने डेट लिया रहेगा कंपनी ने, उस पर इंटरेस्ट जो पे करते हैं वो फाइनेंस कॉस्ट में आएगा। डेप्रीसिएशन अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस, ये क्या है, जो भी फैक्ट्री लेवल पे एंड मेरा ऑफिस लेवल पे, ऑफिस लेवल पे मतलब कंप्यूटर्स हो गया, एसी हो गया, फैक्ट्री लेवल पे मशीनरी हो गया, ये सब का जो डेप्रीसिएशन अमोर्टाइजेशन है वो है। अभी आइडियली ना कंपनी कभी कभी फैक्ट्री लेवल का अलग डेप्रीसिएशन एंड ऑपरेटिंग लेवल का अलग डेप्रीसिएशन देता है। अभी यहाँ पे ऐसा नहीं दिया है, तो व्हाट वी विल डू, हम लोग ऑपरेटिंग लेवल का सोच के चलेंगे। समझ में आ रहा है। उसके बाद है ना बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे अदर एक्सपेंसेस। अभी इन्होंने क्लब कर दिया है अदर एक्सपेंसेस, बराबर है। सबसे पहले बेसिक सेग्रीगेशन कर सकता हूँ बाकी सब लाइन आइटम्स का, अदर एक्सपेंसेस पे बाद में जाते हैं, बाकी का कर लेते हैं। तो एक एक करके करते हैं। सबसे पहले ये अदर इनकम कहाँ पे आना चाहिए, नीचे आना चाहिए ऑपरेटिंग के बाद। तो ये मैं अभी के लिए कट करके ना यहाँ पे ऐसे पेस्ट करके रखता हूँ, ठीक है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस ये हो गया। उसके बाद मेरे लिए क्या आ जाएगा, कॉग्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, उसके अंदर कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स कंज्यूम्ड, ये 3 आएगा। बाकी कुछ आएगा क्या, नहीं। तो एक काम करता हूँ, यहाँ पे रो ऐड करता हूँ। कैसे ऐड करते हैं हम लोग, शिफ्ट स्पेस बार एंड कंट्रोल प्लस, उससे हम लोग रो ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टोटल कॉग्स। अभी लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, मेरे को ये देखना कि अदर एक्सपेंसेस के अंदर कुछ कॉग्स है क्या, बराबर है ना। तो पहले वो चेक कर ले। ये 3 लाइन आइटम तो मैंने कॉग्स में डाला, उसके बाद मेरे को चेक करना है कि अदर एक्सपेंसेस के अंदर कुछ ऐसा लाइन आइटम है क्या जो फैक्ट्री लेवल को पर्टेन करता है। तो कैसे करेंगे, अदर एक्सपेंसेस में जाएंगे 668, या तो सीधा नोट 27। तो मैं कैसे करता हूँ, इसको कंट्रोल C कंट्रोल F कंट्रोल V करके सर्च करता हूँ तो आ जाता है, ठीक है। ये कंटिन्यूड है तो ऊपर से चालू है। देखो अदर एक्सपेंसेस का लाइन आइटम देखो कितना है, तो सबको एक साथ क्लब किया है। तो यहाँ पे हम लोग को चेक करना पड़ेगा, क्या क्या चेक करना पड़ेगा अदर एक्सपेंसेस के अंदर, कितना लाइन आइटम्स फैक्ट्री लेवल को पर्टेन करता है, कितना लाइन आइटम मेरे कोर बिजनेस को पर्टेन करता है, कितना लाइन आइटम मेरे नॉन कोर है, बराबर। तो नॉर्मली ना कंपनीज, याद रखना हमेशा एनुअल रिपोर्ट में नॉर्मली जो फर्स्ट लाइन आइटम्स होते हैं ना 7-8 लाइन आइटम्स, उसमें से फर्स्ट 5, फर्स्ट 6, फर्स्ट 7 हमारा फैक्ट्री लेवल का होता है। उसके नीचे वो लोग ऑपरेटिंग का डालते हैं, उसके नीचे नॉन कोर का डालते हैं। ऐसे आइडियली होता है, ज़रूरी नहीं है बट हाँ आइडियली ऐसा होता है। बट देखते हैं, सबसे फर्स्ट है एडवर्टीजमेंट एंड सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस। अगेन ये हमारा फैक्ट्री लेवल का आएगा क्या, नहीं, क्योंकि ऑलरेडी सेल्स हुआ, उसका प्रमोशन कर रहे हैं। तो ये कहाँ पे आएगा, ऑपरेटिंग खर्चा है मेरा। नीचे फ्रीट एंड फॉरवर्डिंग चार्जेस, ये हम लोग ले सकते हैं, रॉ मटेरियल को लाने का खर्चा, ठीक है। तो ये कहाँ पे आएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। पावर एंड फ्यूल कहाँ का, ये फैक्ट्री लेवल का खर्चा, जो भी ट्रांसपोर्टेशन में फ्यूल लगता है, फिर पावर जो लगता है फैक्ट्री लेवल पे, वो कहाँ पे आएगा, कॉग्स में। स्टोर्स एंड कंज्यूमेबल्स, स्टोर्स एंड कंज्यूमेबल्स क्या होता है, तो फॉर एग्जाम्पल तुम लोग एक क्लिनिक में जा रहे हो, जो क्लिनिक जो ओन करता है उसके लिए स्टोर्स एंड कंज्यूमेबल्स क्या हो जाएगा, जो भी ग्लव्स है, सैनिटाइज़र है, वो बेसिक चीज़ें, वो उनके लिए स्टोर्स एंड कंज्यूमेबल्स है। अभी टर्फ का बिजनेस मॉडल अगर मैंने बताया था, उसमें टर्फ अगर आप डालते हो जहाँ पे फुटबॉल क्रिकेट खेलते हो, तो टर्फ जो ओन करता है वो लोग भी तो इन हाउस देते हैं ना आपको, बैट बॉल सब देते, फुटबॉल देते, तो वो क्या है उनके लिए, स्टोर्स एंड कंज्यूमेबल्स। क्लियर है। कोई कंपनी में अगर आप जा रहे हो, ऑपरेटिंग लेवल पे अगर आप देखोगे, मतलब ऑफिस लेवल पे देखोगे तो मैगजीन्स जो रखा रहता है वो सब, बट यहाँ पे जो स्टोर्स एंड कंज्यूमेबल्स है, मोस्टली जो 7 करोड़ का नंबर दिया हुआ है, थोड़ा फैक्ट्री लेवल, मेजॉरिटी एक्चुअली फैक्ट्री लेवल का होगा, थोड़ा हमारा ऑफिस लेवल पे होगा। तो हम लोग ये आइडियली देखो, इसका एग्जैक्ट सेग्रीगेशन मिलने नहीं वाला है हम लोग को कि ऑफिस लेवल पे कितना स्टोर्स एंड कंज्यूमेबल्स है, फैक्ट्री लेवल पे कितना है। तो या तो आप उसको ऑपरेटिंग में भी डालोगे तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट व्हाट वी विल डू ओवर हियर इज, हम लोग उसको फैक्ट्री लेवल पे कंसिडर करेंगे, क्योंकि फैक्ट्री लेवल पे स्टोर्स एंड कंज्यूमेबल्स का परसेंटेज ज़्यादा है। नॉर्मली ऐसा रहेगा इस वाले केस में, रिलैक्सो वाले केस में। उसके बाद प्रोसेसिंग चार्जेस एंड हैंडलिंग चार्जेस। अभी नॉर्मली जब हम लोग देखते हैं प्रोसेसिंग चार्जेस, नॉर्मली वो क्या होता है, अगर रिलैक्सो में अगर मैं कुछ खरीदने जा रहा हूँ, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने 3-4 फुटवेयर खरीदे,
तो मैं क्रेडिट कार्ड से अगर स्वाइप कर रहा हूँ तो वो क्रेडिट कार्ड वालों को या जो थर्ड पार्टी है उनको जो फीस जाता है उसको हम लोग प्रोसेसिंग चार्जेस बोलते हैं। बट यहाँ पे वैसा नहीं है। वो भी कैसे समझा, अगर आप देखोगे यहाँ पे कितना है उसका 234 करोड़। नॉर्मली ये जो हम लोग शॉप्स में जाके करते हैं तो थर्ड पार्टी 1 या 2% चार्ज करता है सेल्स का, बट यहाँ पे अगर आप प्रोसेसिंग चार्जेस देखोगे 234 करोड़ है। तो मैं अगर करूँ 234 करोड़ डिवाइडेड बाय मेरा सेल्स कितना हुआ है मेरा 2410, तो 2410, तो मैं अगर परसेंटेज निकालूँ इसका तो ऑलमोस्ट 10% आ रहा है। तो ऑब्वियसली ये जो प्रोसेसिंग चार्जेस है वो उसके रिलेटेड तो नहीं है। तो अभी ये ऑलरेडी हम लोग ने कॉन कॉल में देखा था जो मैं आगे बताने वाला हूँ, बट बेसिकली यहाँ पे जो प्रोसेसिंग एंड हैंडलिंग चार्जेस है दैट इज विद रिस्पेक्ट टू थर्ड पार्टी लेबर, ठीक है, एम्प्लॉयज नहीं, लेबरर्स जो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे हायर करते हैं। तो ये कहाँ पे आएगा, अगेन फैक्ट्री लेवल के कॉग्स में आएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं रिपेयर एंड मेंटेनेंस, प्लांट एंड इक्विपमेंट, कंप्यूटर इक्विपमेंट एंड सॉफ्टवेयर अदर्स। प्लांट एंड इक्विपमेंट कहाँ पे आएगा, नॉर्मली ये फैक्ट्री लेवल का है, तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस प्लांट का जो है ना वो हम लोग को कॉग्स में लेना पड़ेगा। कंप्यूटर इक्विपमेंट एंड सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग लेवल पे लेना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? अगर आपको एकदम परफेक्ट करना है ना, अगर आप सेल साइड में जाते हो तो आपका फर्स्ट 4-5 मंथ्स इसमें जाते हैं ट्रेनिंग में, बट अगर आपको ये इतने अच्छे लेवल पे समझ गया तो आप जल्दी एकदम फास्ट ट्रैक पे जा सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो रेंट ये सब आ जाता है, तो ये ऑब्वियसली ऑपरेटिंग खर्चा है मेरा। रेंट हो गया, इंश्योरेंस हो गया, रेट्स एंड टैक्सेस हो गया, प्रिंटिंग स्टेशनरी हो गया, ट्रैवल हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, लीगल, सिक्योरिटी, ये सब कहाँ का है, ऑपरेटिंग खर्चा। अलाउंसेस फॉर डाउटफुल ट्रेड रिसीवेबल्स, अलाउंस बेसिकली क्या है, आरडीडी, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स, वो कहाँ पे आएगा, ऑपरेटिंग खर्चा है। क्या होता है अलाउंस फॉर डाउटफुल ट्रेड रिसीवेबल्स, मतलब अलाउंसेस का मतलब क्या है कि नॉर्मली ना कोई भी बिजनेस में, कोई भी इंडस्ट्री में ना, अगर मैं 100 रुपीज़ का एक माल बेच रहा हूँ तो वी अज्यूम कि अगर 100 लोगों को 100 रुपये का अगर मैं कुछ दे रहा हूँ ना, वो 100 में से 2 लोग डिफॉल्ट करेंगे, कुछ ना कुछ तरीके से डिफॉल्ट होगा। समझ में आ रहा है? तो उसका अलाउंसेस करते ही एक बिजनेस में, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं अलाउंसेस फॉर डाउटफुल ट्रेड रिसीवेबल्स। हर एक बिजनेस का अलग रहता है, 2 से 3%। अगेन देखो, अभी ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अभी 2 से 3% मैंने तो कर दिया, ठीक है, बट मैं देख रहा हूँ एक्चुअल में बैड डेट जो राइट ऑफ हो रहा है ना वो 2-3% से ज़्यादा है। मतलब ऐसे समझो कि 100 करोड़ का मैंने सेल किया, ठीक है, उसमें से डेटर 50 करोड़ है, मतलब 50 करोड़ कैश मिल गया है, 50 करोड़ का डेटर है। वो 50 करोड़ में मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि 1 करोड़ नहीं आने वाला है, ठीक है। तो मैंने आरडीडी कितने का बनाया, तभी 1 करोड़ का रिजर्व्स बना दिया और उतने का मैंने बैड डेट एक्सपेंस करके ले लिया। उसके बाद मैं देख रहा हूँ कि 3 करोड़ का एक्चुअली राइट मतलब गया है, पैसा आने ही नहीं वाला है, तो मेरे को कितने का राइट ऑफ करना पड़ेगा, 2 करोड़ एक्सेस राइट ऑफ करना पड़ेगा। बैड डेट एक्सपेंस तो लिया ही लिया 1 करोड़, उसके ऊपर और 2 करोड़ मुझे शॉर्ट नहीं मिलने वाला है, तो मेरा राइट ऑफ हो गया। तो ऐसा फिर गलत है, क्योंकि क्या हो रहा है कि मैंने 1-2% चार्ज किया है मेरे बुक्स में, बट आगे जाके समझा कि वो पैसा ही नहीं मिला एंड मेरे को राइट ऑफ करना पड़ रहा है, तो वो बुरा चीज़ है। तो आइडियली कैसे होता है ना, ये कैसे चेक करने का रहता है कि मैं इंडस्ट्री में देखूंगा कि सबने कितना % लिया है। अगर मैंने इन लाइन लिया है और उतना ही पैसा आ रहा है प्रॉपर तरीके से जितना मैं फोरकास्ट करूँ तो ठीक है। समझ में आ रहा है? कभी कभी कंपनी बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव भी होती है, 4% डालेगा लेकिन सिर्फ 1 या 2% ही हो रहा है बैड डेट्स, तो ऐसा हम लोग के लिए बहुत अच्छा चीज़ है कि भाई कंपनी बहुत प्रूडेंट है, कंपनी कुछ भी नहीं करता। क्योंकि क्या है ना, अगर आप आरडीडी बनाओगे ही नहीं तो आपका प्रॉफिट ज़्यादा रहेगा ना, क्योंकि आप रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स बनाओगे तो उसका दूसरा एंट्री बैड डेट एक्सपेंस करके आता है इनकम स्टेटमेंट में, बराबर है। मतलब ऐसे समझो, देखो कि मेरा सपोज बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में मेरा डेटर है, ये सपोज बैलेंस शीट है, उसमें मेरा डेटर है 100 का, उसमें मैं आरडीडी बना रहा हूँ, रिजर्व्स बना रहा हूँ इतना 2 करोड़ का, तो मेरा नेट डेटर कितना हुआ 98। दूसरा इफेक्ट कहाँ पे आएगा, ये 2 का इनकम स्टेटमेंट में आएगा बैड डेट एक्सपेंस। बैड डेट एक्सपेंस का मतलब क्या है कि मैं एक्सपेंस बना के रख रहा हूँ, अभी एक्चुअल में वो हुआ नहीं हुआ वो अलग चीज़ है। तो कितने का बना रहा हूँ, 2 का। इससे क्या हो रहा है, मेरा प्रॉफिट गिर रहा है वो साल के लिए, बट वो रियलिटी बता रहा है ना इन्वेस्टर को। अगर ये नहीं करता आरडीडी तो क्या होता, मेरा बैड डेट एक्सपेंस दिखता ही नहीं, तो इनकम मेरा 2 करोड़ से ज़्यादा दिखता, जो कि गलत है।
समझ में आ रहा है? अभी कभी कभी ऐसा होता है, ये बैड डेट एक्सपेंस तो मैंने लिया एंड वही साल है ना कुछ एक्चुअली राइट ऑफ करना पड़ रहा है। राइट ऑफ मतलब क्या, 2 करोड़ का मैंने सोचा लेकिन ऐसा हो गया कि कोई और नहीं, कोई और डेटर वाले ने जो मैं सोचा वो नहीं, कोई और, उसने 1 करोड़ गया, डिफॉल्ट ही हो गया पूरा। तो क्या करते हैं ना हम लोग, तो ये 100 नहीं रखते, यहाँ पे 100 है मतलब क्या, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि मुझे मिले। जब मैं यहाँ पे 100 रख रहा हूँ ना डेटर, मतलब देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये आरडीडी जो भी बना रहा हूँ वो मिल सकता है मुझे लग रहा है बस नहीं मिलेगा। ऑन एन एवरेज 100 करोड़ में से 2 करोड़ नहीं मिलेगा, ये मैं अज्यूम कर रहा हूँ, बट इन रियलिटी हो सकता है कि मुझे 100 मिले पूरा। अभी एक सिचुएशन ऐसा हो गया कि शॉर्ट नहीं मिलने वाला है, उसको हम लोग बोलते हैं रिटर्न ऑफ, मतलब राइट ऑफ ही कर दिया मैंने मेरे बुक से। जब मैं राइट ऑफ कर देता हूं ना तो ये 100 नहीं रहेगा, ये कितना हो जाएगा 99। तो आइडियली 1 करोड़ तो शॉर्ट गया और 2 करोड़ में अलग सा रख रहा हूं आरडीडी, तो ये कितना हो जाएगा 97। तो आइडियली 3 करोड़ घटाया ना, तो यहाँ पे बैड डेट्स एक्सपेंस 2 करोड़ जाएगा एंड एक और लाइन आइटम आएगा बैड डेट्स रिटर्न ऑफ 1 करोड़। समझ में आ रहा है? अगेन ये लेवल में समझना इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे कंपनीज ये रिकॉर्ड करती है, तो ये छोटे छोटे डिफरेंसेस समझना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी ये वाले कंपनी ने भी किया है कि नहीं देखते एक बार। अलाउंसेस है फॉर डाउटफुल ट्रेड रिसीवेबल्स, ये बेसिकली वही लाइन आइटम है आरडीडी वाला एंड उसका करस्पॉन्डिंग एंट्री बैड डेट एक्सपेंस, ये वो वाला है। उसके नीचे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है बैड डेट्स रिटर्न ऑफ। समझा डिफरेंस? अभी भी बहुत बार होता है कि लोगों को डिफरेंस नहीं समझता है उसका। क्लियर? ये भी लेकिन कौन सा एक्सपेंस है? ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, क्योंकि मेरा कोर बिजनेस में होता है, हो सकता है कि मैंने 100 करोड़ का अगर बिजनेस किया, ऑन एन एवरेज 1 करोड़ नहीं मिल रहा है, राइट? उसके बाद नेक्स्ट नेट लॉस ऑन डिस्पोजल राइट ऑफ पीपीएनडी एंड इंटेंजिबल एसेट्स। अब मेरे को एक बात बताओ, मैं प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट हर साल बेचता हूँ, क्या मेरा कोर बिजनेस है क्या? वो नहीं है। तो ये जो मेरा एक्सपेंस आएगा अदर एक्सपेंस, ये बेसिकली लॉस है मेरा, ये कहाँ पे आएगा? मेरा ऑपरेटिंग खर्चा है क्या? ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं है ना, नॉन कोर है, तो वो कहाँ पे आएगा? ईबीआईटी के नीचे आएगा। ईबीआईटी क्या है मेरा? अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, उसका दूसरा नाम क्या है? ऑपरेटिंग इनकम, तो उसके नीचे आएगा क्योंकि हर साल नहीं होने वाला है ना। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? एक तो मैं फोरकास्ट नहीं कर सकता हर साल के लिए, सेकेंड ये मेरा कोर बिजनेस भी नहीं है, राइट? उसके बाद क्या है? फेयर वैल्यूएशन लॉस ऑन डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स, अगेन कोर बिजनेस नहीं है तो मैं क्यों ईबीआईटी के ऊपर लूँ? कोर बिजनेस में नहीं रिफ्लेक्ट करना है तो ईबीआईटी के नीचे आएगा, नॉन कोर। सीएसआर एक्टिविटीज, इवन दो ये हर साल हो रहा है सीएसआर का, मेरा मेन बिजनेस है क्या सीएसआर? एंड माइंड यू ये है ना, सीएसआर में भी बहुत सारे प्रमोटर्स झोल करते हैं। अगेन मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ रिलैक्सो वाले कर रहे हैं या ऐसा कुछ, वो हम लोग चेक करेंगे कि रेड फ्लैग है नहीं है, बट आइडियली कैसे होता है? सीएसआर एक्टिविटीज दिखा दिया उन्होंने कि हम लोग प्लांटेशन करेंगे, हम लोग ये करेंगे वो करेंगे, एंड उसके लिए 8 करोड़ अगर असाइन किया, वो 8 करोड़ में से अगर आप एक्चुअली ड्यू डिलिजेंस जाके करोगे ना उधर, तो आपको लगेगा ये तो 2 करोड़ का ही काम है, तो 6 करोड़ कहाँ गया? बैकडोर। कौन लिया? प्रमोटर। पॉसिबिलिटी है, अगेन मैं ये कंपनी का नहीं बोल रहा हूँ, इन जनरल बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट, कॉन्ट्रीब्यूशन टू पॉलिटिकल पार्टीज 14 लाख स्ट्रेट, ऑलमोस्ट लॉबिंग ही हो गया, पता नहीं क्यों किया है, देखेंगे कि क्यों पॉलिटिकल पार्टी को किस रीजन के लिए दिया है, क्योंकि आइडियली रिलैक्सो में तो कुछ गवर्नमेंट का इंटरवेंशन आता नहीं है, पॉलिसीज को लेके लॉबिंग नहीं है, तो फिर क्यों? बराबर, बट ठीक है, बट आइडियली सिर्फ 14 लाख से तो इतना हम लोग के लिए मटीरियल नहीं है, बट हैविंग सेड दैट हम लोग ये देखेंगे, हमारे पर्व्यू में रहना चाहिए कि ये लोग पॉलिटिकल पार्टीज को कंट्रीब्यूट करें तो क्यों कर रहे, राइट? क्योंकि अगर पर्सनल भी एजेंडा है, अगर प्रमोटर को पसंद है तो अपने जेब से निकाले, कंपनी के पैसे से नहीं, राइट? तो वो देखना, बट यहाँ पे मटेरियल बिल्कुल नहीं है, 14 लाख से सिर्फ, तो ठीक है एक बार के लिए। फेस्टिवल एक्सपेंसेस 3.36 क्या है ये देखना इंपॉर्टेंट है, अगेन सब नॉन कोर है अगर आप देखोगे तो। बैंक चार्जेस हम लोग ले सकते हैं ऑपरेटिंग में ही। मिसलेनियस एक्सपेंस, मिसलेनियस एक्सपेंस का मतलब क्या है? छोटे मोटे एक्सपेंस, स्टेशनरी हो गया, वैसे वाले एक्सपेंस, विच इज 4 करोड़। तो हम लोग को देखना है कि कितना वो एक्सपेंस एज परसेंटेज ऑफ सेल्स। अगर मैं देखूं मिसलेनियस एक्सपेंस कितना है, 4 करोड़ था ना, 4 करोड़, एंड सेल्स कितना है मेरा 2410, तो कितना परसेंटेज हुआ? 4 डिवाइडेड बाय 2410, तो अगर आप देखोगे हार्डली 0.17% है, तो कोई टेंशन नहीं है, रेड फ्लैग नहीं है। मिसलेनियस एक्सपेंस ऐसा भी होता है कि 6% ऑफ सेल्स होता है। अभी मेरे को एक बात बताओ, 6% ऑफ सेल्स रहेगा मिसलेनियस एक्सपेंस, तो वो छोटा एक्सपेंस है क्या?
हम लोग को हक है कि नहीं जानने का? तो अगेन अगर ऐसा कुछ रहा ना 4%, 5%, 6% सब एज परसेंटेज ऑफ सेल्स एंड अगर हम लोग को सेग्रीगेशन नहीं मिला ना तो वो अगेन वो रेड फ्लैग है. देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि प्रमोटर मैनिपुलेट कर रहा है, मिसलेनियस एक्सपेंस में डाल रहा है एंड पैसा अपने पर्सनल अकाउंट में डाल रहा है. ऐसा पॉसिबिलिटी है, बट ये केस में हम लोग को टेंशन लेने का जरूरत नहीं है क्योंकि इट इज ओनली 0.17%. तो ये तो होता ही है. क्लियर है इतना? अब ये मैं पहले डिलीट कर लेता हूँ इतना पार्ट, अभी आगे का करते हैं. तो हम लोग को अदर एक्सपेंसेस इतने लेवल पे जाके करना है. क्लियर? उसके बाद वापस उस पर आते हैं. डन. तो अभी हम लोग को कौन से चीजें कॉग्स में डालना है? सबसे पहले ना ये अदर एक्सपेंस यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 668 करोड़. उसमें से कौन सा हम लोग को कॉग्स में डालना है? फ्रीट एंड फॉरवर्डिंग चार्जेस, पावर एंड फ्यूल, स्टोर्स एंड कंज्यूमेबल, प्रोसेसिंग चार्जेस, हैंडलिंग चार्जेस. क्लियर है? तो ये पहले मैं डाल देता हूँ. कंट्रोल सी यहाँ पे कर दिया, कंट्रोल वी. एंड कौन सा करना था हम लोग को? रिपेयर एंड मेंटेनेंस, प्लांट एंड इक्विपमेंट का. तो मैं रिपेयर एंड मेंटेनेंस करके ले लेता हूँ सिर्फ. ठीक है? पक्का? लेकिन हम लोग को फिर यहाँ से हटाना पड़ेगा, अदर एक्सपेंसेस से उसको हटाना भी पड़ेगा. समझ में आ रहा है ना? तो वो हम लोग बाद में कर लेंगे, चलेगा. तो ये लाइन आइटम्स का हम लोग वो भी ले लेते हैं. कॉस्टिंग, फ्रीट, ठीक है. रिपेयर एंड मेंटेनेंस का कितना है? 14.26. क्लियर? तो उसके बाद क्या करेंगे हम लोग? टोटल COGS 1500. उसके बाद क्या करेंगे? मेरा ग्रॉस प्रॉफिट में चेक कर सकता हूँ, राइट? तो यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट 2400 माइनस 910 करोड़ फैक्ट्री लेवल का प्रॉफिट है. उसके बाद क्या करना है? ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन्स, ये परसेंटेज है. मार्जिन्स क्या होता है? अगर 100 रुपये का सेल्स कर रहा हूँ, मेरा प्रॉफिट 20 रुपीज़ है, तो कितना कमाया? मार्जिन्स कितना है? फॉर एवरी 100 रुपीज़ यू अर्निंग 20, तो 20%. 20 डिवाइडेड बाय 100, तो बेसिकली प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स. तो क्या हो जाएगा? प्रॉफिट इज 910 डिवाइडेड बाय योर सेल अमाउंट विच इज 2400. तो कितना टका आ रहा है? 38%, राइट? इटैलिक्स में कर दो, बेटर रहेगा. एनालिसिस के टाइम पे हम लोग को पता रहेगा, पैरिटी रहेगा हमेशा. ठीक है? उसके बाद क्या करूंगा मैं? एक लाइन आइटम डालूंगा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस. जैसा मैंने यहाँ पे कैसे कॉग्स करके डाला ना, वैसे ऑपरेटिंग एक्सपेंस करके डालूंगा. क्या क्या आएगा? एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस आएगा, तो ये मैं यहाँ पे डाल देता हूँ. फाइनेंस कॉस्ट आएगा? नहीं. डेप्रीसिएशन अमोर्टाइजेशन आएगा? नहीं. मतलब डाल सकते हो, बट आइडियली व्हाट वी विल डू इज एबिटडा लेते, EBITDA, एंड फिर हम लोग डेप्रीसिएशन अमोर्टाइजेशन माइनस करते, वो और बेटर अच्छे से लगेगा. क्यों? क्योंकि बाकी कंपनीज का हम लोग चेक कर सकते कि वो लोग कितना डेप्रीसिएशन अमोर्टाइजेशन ले रहे. मैं खुद चेक कर सकता हूँ मेरा कंपनी कितना डेप्रीसिएशन अमोर्टाइजेशन ले रहे. उसका क्या रीजन है? क्यों देखूंगा? डेप्रीसिएशन अमोर्टाइजेशन अगर ज्यादा हो रहा है कंपनी में, डेप्रीसिएशन अगर ज्यादा हो रहा है, तो मैं क्या सोचूंगा? डेप्रीसिएशन ज्यादा इसके लिए हो रहा है क्योंकि कंपनी केपेक्स कर रहा है, कंपनी का प्लांट एंड इक्विपमेंट ज्यादा है करके डेप्रीसिएशन ज्यादा हो रहा है. तो कंपनी का अगर प्लांट एंड इक्विपमेंट ज्यादा है तो क्यों ज्यादा है? क्योंकि उनको लग रहा है डिमांड ज्यादा आने वाला है, इसके लिए तो केपेक्स कर रहे हैं ना, कैपिटल एक्सपेंडिचर. एंड अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर ज्यादा किया है तो सेल्स होना चाहिए. तो हम लोग देखेंगे कि जिस साल डेप्रीसिएशन ज्यादा हुआ है, क्या उसके करस्पॉन्डिंग ईयर्स में मेरा सेल्स बढ़ा है क्या? अगर नहीं बढ़ रहा है यानी कि कुछ तो प्रॉब्लम है, कुछ तो गफला हो रहा है, मैनिपुलेशन हो रहा है. हो सकता है कंपनी ने पहले एक प्लांट एंड इक्विपमेंट लिया था जिसको कम डेप्रीशिएट किया और प्रॉफिट्स बढ़ाया, ये भी हो सकता है. एंड फिर आगे जाके डेप्रीसिएशन बढ़ा दिया. तो हम लोग ये सब मैनिपुलेशन चेक करने के लिए अलग लाइन आइटम करके लेंगे इसको. क्लियर है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये. एम्प्लॉय बेनिफिट के बाद क्या क्या आएगा? अदर एक्सपेंसेस के लाइन आइटम आएंगे, बराबर. तो या तो हम लोग अलग अलग एक एक लाइन आइटम ले सकते हैं, या तो स्ट्रेट अदर एक्सपेंस ले सकते हैं अमाउंट, एंड बाकी के अमाउंट को माइनस कर सकते हैं. अब एक बार चेक कर लेते. देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो फ्रीट, बहुत सारे लाइन आइटम्स हटाने पड़ेंगे हम लोग को ऑपरेटिंग में से. क्या क्या? फ्रीट, पावर एंड फ्यूल, स्टोर्स, प्रोसेसिंग, हैंडलिंग,
रिपेयर एंड मेंटेनेंस में ये वाला प्लांट एंड इक्विपमेंट, उसके बाद नीचे ये सब 1 2 3 4 5 6 सब कुछ हटाना पड़ेगा। मिसलेनियस एक्सपेंस एक काम कर सकते हैं हम लोग, ले सकते हैं ऑपरेटिंग में, मिसलेनियस एक्सपेंस का कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो व्हाट वील डू इज क्लब ही कर देते हैं एंड फिर बाकी का हटा देते हैं, बट इसमें टाइम लगेगा एक हटाने के लिए। एक मिनट मेरे को सिर्फ देखने दो कि कितना लाइन आइटम्स है। ट्वेल्व लाइन आइटम्स हटाने पड़ेंगे। चलो छोड़ो, वैसे नहीं करते हम लोग, एक लाइन आइटम्स डालते, ठीक है। अगेन एक बार लाइन आइटम्स डाल दिया ना, आगे उसको हम लोग क्लब करके फोरकास्ट कर सकते हैं, क्योंकि देखो फ्रैंकली आगे जाके मैं एडवर्टीजमेंट्स एंड सेल्स प्रमोशन फिर भी एक बार कर सकता हूँ सोच के कि ये ऑन एन एवरेज इतने % पे हो रहा है। रेंट कर सकता हूँ, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कैसे कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ ना। तो जो मटेरियल नहीं है ना चार्जेस, उसको हम लोग क्लब करके एक साथ डाल के भी कर सकते हैं आगे फोरकास्टिंग के लिए। बट अभी के लिए फर्स्ट टाइम कर रहे हो ना, तो इट इज़ बेटर कि एक लाइन आइटम कर लेते। तो क्या करोगे, एडवर्टीजमेंट्स एंड सेल्स प्रमोशन करना पड़ेगा। एडवर्टीजमेंट प्रमोशन करके लिख लेता हूँ। उसके बाद रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस में ये वाला करना पड़ेगा, कंप्यूटर इक्विपमेंट एंड सॉफ्टवेयर। उसके बाद ये सब लाइन आइटम्स आ जाएगा, तो सीधा ऐसे ही ले सकते हैं। उसमें थोड़े चेंजेस करने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल देखो, रेफर नोट 32 वो सब नहीं आना चाहिए हमारे मॉडल में, तो कंट्रोल C ऐसे कर दिया। उसके बाद ये सब हटाना पड़ेगा, रेफर नोट, ठीक है। अलाउंस फॉर डाउटफुल ट्रेड, ये ना सिंपल बैड डेट एक्सपेंस करके डाल दो, क्लियर है। उसके बाद बैड डेट्स रिटर्न ऑफ, ये एक लाइन आइटम आएगा एंड लास्ट में मिसलेनियस एक्सपेंस आएगा। एक्चुअली बैंक चार्जेस भी ले सकते हैं, बैंक चार्जेस एंड मिसलेनियस, क्योंकि वो एवरी ईयर होने ही वाला है रिगार्डलेस। अभी फेस्टिवल एक्सपेंस होने वाला है क्या, पॉलिटिकल पार्टीज़ को देना है, ये सब हम लोग नहीं प्रेडिक्ट कर सकते, इवन तो होगा, ठीक है। अगर आपने लास्ट 2-3 साल से देख रहे हो तो आप बोलोगे 2-3 साल से तो रहना तो आगे होगा, बट हमारा कोर बिजनेस है क्या वो, नहीं ना। फेस्टिवल एक्सपेंस करना ज़रूरी है क्या, पॉलिटिकल पार्टीज़ को देना ज़रूरी है क्या, कंट्रीब्यूट करना, नहीं। CSR कर सकते हैं, अच्छी बात है, बट कितना पैसा कर रहे हैं, कुछ उसमें रेड फ्लैग नहीं है ना, इसके लिए मैं नॉन कोर में देखना चाहता हूँ वो, क्लियर है। 100% हर एक का रीजनिंग होना चाहिए आपके पास। आगे जाके आप सेल साइड में जाने वाले हो तो ऑब्वियसली यू विल बी सेलिंग योर मॉडल ना, रिसर्च रिपोर्ट बना के बेचोगे ना। तो जब बाई साइड म्यूचुअल फंड आपसे पूछ सकता है कि क्यों लिया ऐसा आपने, क्या रीज़न है, राइट। तो आपको यू शुड बी इन अ पोजिशन टू आंसर कि हाँ क्योंकि ये रीज़न है, क्योंकि वो लोग पूछ सकते हैं लास्ट 3 ईयर से किया है तो क्या रीज़न है। तो आप बोल सकते हो कि ये कोर बिजनेस का नहीं है, हम लोग ने और उसमें एनालिसिस किया, देखा कि क्यों कर रहे हैं, वैसे करके, ठीक है। ऑब्वियसली एनालाइज करना भी पड़ेगा उसको। तो हम लोग ये नंबर्स अभी एक बार डाल लेते हैं। ये मैं डाल देता हूँ 90। रिपेयर एंड मेंटेनेंस के अंदर कौन सा आएगा, कंप्यूटर इक्विपमेंट्स एंड सॉफ्टवेयर एंड अदर्स। तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो ये देखो कैसे करना है, इज इक्वल टू ऐसे करके डाल दिया, प्लस किया, ठीक है। अभी जहाँ पे भी आपने ऐसा 2 लाइन आइटम्स लिया है तो यू हैव टू मेंशन इट। तो कैसे करोगे, शिफ्ट एंड F2, तो कमेंट आएगा। तो कमेंट में आपको लिखना पड़ता है क्या, कि रिपेयर एंड मेंटेनेंस है, किस चीज़ का, कंप्यूटर इक्विपमेंट सॉफ्टवेयर एंड अदर्स। क्लियर है, ताकि मुझे समझे अच्छा 2 लाइन आइटम लिया है तो क्या लिया है। क्योंकि आप ये मॉडल बेचते हो तो बाई साइड ये सब चेक करेगा, या अगर आप बाई साइड में भी आगे जाके काम करने वाले हो तो ये तो बनाना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। उसके बाद रेंट, ये सब हम लोग डायरेक्ट ले सकते हैं। रेंट का तो कुछ भी नहीं है, 0 है। इंश्योरेंस, ठीक है। अलाउंस फॉर डाउटफुल ट्रेड मतलब बैड डेट्स, उसके बाद बैड डेट्स रिटर्न ऑफ
देखो हार्डली इतना बड़ा अमाउंट नहीं है ये, बैंक चार्जेस एंड मिसलेनियस एक्सपेंस। फिर क्या कर सकते हैं हम लोग, टोटल एक्सपेंस करके ले सकते हैं, टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस। और कोई आएगा क्या? ये सिर्फ एक्चुअली 1 साल के लिए इम्पॉर्टेंट है, ट्रस्ट मी, ये फर्स्ट ईयर करने में टाइम लगता है। एक बार ये हो जाता है ना, उसके बाद प्रीवियस ईयर्स के लिए डायरेक्ट कर सकते हैं। तो इसका समीशन ले लेता हूँ, 492 ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस विल गिव मी व्हाट, EBIT DA, क्योंकि मैंने डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन माइनस नहीं किया, तो EBIT DA कितना हो जाएगा, 910 माइनस 492 विल गिव मी EBITDA मार्जिन्स कितना, 418 डिवाइडेड बाय 17%, राइट। उसके बाद क्या करना है, ये फाइनेंस कॉस्ट आएगा क्या, नहीं, क्या आएगा, डेप्री एंड अमोर्टाइजेशन माइनस करेंगे, विल गिव मी व्हाट, EBIT EBIT कितना होगा, 418 माइनस 109। अगेन इसका क्या करना पड़ेगा, मार्जिन्स, बस देखो वही प्रोसेस फॉलो कर रहा हूँ मैं, मार्जिन्स कर रहा हूँ। अगेन कितना हो जाएगा, 308 13%। अभी हम लोग को हर एक का समझ में आ गया। अभी इसके बाद क्या करना पड़ेगा, मेरा इंटरेस्ट वो सब लेस करना पड़ेगा। इंटरेस्ट का भी 2 कंपोनेंट है, इंटरेस्ट इनकम भी है एंड फाइनेंस कॉस्ट पूरा हम लोग इंटरेस्ट एक्सपेंस करके ले लेंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ पे इंटरेस्ट करके मैं ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या आएगा, सबसे पहले इंटरेस्ट इनकम करके ले लेता हूँ एंड फिर फाइनेंस कॉस्ट। इंटरेस्ट इनकम में क्या क्या आएगा, तो यहाँ पे एक ये ना देख लेने का, कभी भी पेज नंबर 115 रहेगा हमारा इनकम स्टेटमेंट। कहाँ था इनकम का, इंटरेस्ट इनकम अदर इनकम में था, तो 9.05। इंटरेस्ट इनकम ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट आएगा, डिविडेंड इनकम है ना, लेना ले सकते हो बट एक्चुअली वो इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि वो शेयर्स पे मिलता है, ठीक है। इंटरेस्ट इनकम FD पे या डेट सिक्योरिटीज़ पे मिलता है, उसके लिए डिविडेंड इनकम में, इंटरेस्ट इनकम में नहीं लेने वाला। नेट गेन ऑन सेल ये सब हमारा नॉन कोर एक्टिविटीज से आने वाला है। मिसलेनियस इनकम, अगेन मिसलेनियस इनकम डालने के लिए डाल सकते हैं उसमें, बट आइडियली मैं वो उसमें डाल रहा हूँ नॉन कोर में, ठीक है। अभी आप बोलोगे कि मिसलेनियस एक्सपेंस तो आपने ले लिया ऑपरेटिंग में, ऐसा क्यों, मिसलेनियस एक्सपेंस क्योंकि वो छोटे छोटे स्टेशनरी वो सब है, तो वो तो कोर में आता ही है। बट यहाँ पे मिसलेनियस एक्सपेंस इनकम का मतलब वो नहीं है, क्लियर है ये। तो क्या आएगा, इंटरेस्ट इनकम ऑन FD और फाइनेंस कॉस्ट, बराबर है, ठीक है। इंटरेस्ट इनकम ऑन FD नेट इंटरेस्ट कॉस्ट कितना है, दिस प्लस दिस। प्लस क्यों लिया, क्योंकि ऑलरेडी माइनस साइन में डाला है, ठीक है। अगेन जब हम लोग ये कर रहे हैं ना, एक फॉर्मेट रखो, अगर मैं एक्सपेंसेस को माइनस में लेना है तो माइनस में लो तो भी चलेगा। मैंने यहाँ पे अभी के लिए सब पॉजिटिव लिया है, ठीक है। तो या तो मैं नेट इंटरेस्ट कॉस्ट डायरेक्ट यहाँ पे 16.44 पॉजिटिव लेके वो कॉस्टिंग में दिखा सकता हूँ, या तो दूसरा तरीका है कि सब एक्सपेंस को माइनस में रखो, आपके ऊपर है, वो कैसे भी होगा चलेगा। अभी के लिए मैं ऐसे करके कर रहा हूँ, ठीक है। नेट इंटरेस्ट कॉस्ट इज माइनस, तो दैट विल गिव मी व्हाट, EBT। अगेन अभी तक कोर बिजनेस में ही है हम लोग, EBT अर्निंग्स बिफोर टैक्स फ्रॉम कोर बिजनेस, राइट। कितना होएगा, दिस प्लस दिस, क्योंकि माइनस साइन है उसमें ऑलरेडी, बराबर। उसके बाद क्या होगा, क्या आएगा उसके बाद लाइन आइटम, इनकम एंड एक्सपेंसेस फ्रॉम नॉन कोर एक्टिविटीज।
या तो आप अलग अलग ले सकते हो, इनकम फ्रॉम नॉन कोर, एक्सपेंस फ्रॉम नॉन कोर एंड नेट, ठीक है। नॉन कोर एक्टिविटीज ले लेता हूं, क्या क्या आएगा, ये सब आएगा, ठीक है, ठीक है। सबसे पहले समझते डिविडेंड इनकम आएगा क्या, यस, ये सब आने वाला है। डिविडेंड इनकम, या तो एक काम कर सकते हैं, ये 5 अलग अलग, या कितना है 1 2 3 4 5 अलग अलग लेने का जरूरत नहीं है। क्या कर सकते हैं, स्ट्रेट हम लोग अदर इनकम लेते हैं, वो अभी यहाँ पे ज़्यादा सेंस बनेगा क्योंकि ये इमटेरियल है ना, नंबर कितना छोटा है, हम थोड़ी ना एक एक कर सकते, फोरकास्ट नहीं कर सकते एंड उतना रेलेवेंट भी नहीं है। तो क्या करने का ना, यहाँ पे देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, अदर इनकम जो लाइन आइटम है ना, स्ट्रेट अदर इनकम करके लो। यहाँ पे जो आप अमाउंट डालोगे ना, वो कैसे डालोगे, इज इक्वल टू 9.05 माइनस कितना 0.43, फिर कमेंट में क्या डालोगे, एक्सक्लूड्स, क्या एक्सक्लूड किया है, इंटरेस्ट इनकम। तो अभी एग्जैक्टली पता है, जो भी अभी आप मॉडल जिसको भी सेंड कर रहे हो, ये अगर कमेंट रहेगा तो वो रीड करेगा, उसको समझ जाएगा। ये हो गया अदर इनकम। और क्या क्या था इसके अलावा, अभी एक्सपेंस था, बराबर। तो एक काम कर लेते हैं ना, यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंस ऐसे करके डाल देता हूँ, एंड एक्सपेंसेस फ्रॉम नॉन कोर एक्टिविटीज, ऐसे करके करता हूँ। कितना आएगा, अभी कहाँ जाना पड़ेगा, अदर एक्सपेंसेस में था, यही थे ना, 1 2 3 4 5 6, नहीं 1 2 3 4 5, बराबर। तो ये अभी 5 हम लोग डायरेक्ट ले सकते, लेना पड़ेगा, अदर एक्सपेंस करके नहीं डाल सकते क्योंकि फिर बहुत सारे लाइन आइटम्स लेस करने पड़ेंगे, बराबर। 1 2 3 4 5 नेट लॉस, ऑन नेट लॉस ऐसे करके ले लेते, सिंपल ले लेते ना लाइन आइटम। फेयर वैल्यूएशन लॉस ऑन डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव करके लेंगे, समझ जाएंगे। CSR अलग, कंट्रीब्यूशन टू पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है। नेट लॉस, ये सब एक्सपेंसेस है, याद रखना, तो सब माइनस में रहेगा। फेयर वैल्यूएशन लॉस ऑन डेरिवेटिव 0 है क्या, हाँ ठीक है। तो ये सब माइनस है, तो 2 ऑप्शन है, या तो अदर इनकम अलग लो, एक्सपेंसेस अलग लो, दोनों को हट माइनस करके नेट लो, या तो यहाँ पे हम लोग एक एक करके कर सकते हैं। एक बार चेक कर लेते हैं, बेसिकली इसका समीशन कितना है 9.26, तो आइडियली क्या होने वाला है, नेट लॉस ऑन नॉन कोर एक्टिविटीज़, वैसे करके ले लो, ठीक है। दिस माइनस, एक मिनट, इसका समेशन अभी ऐसे कर सकते हैं, या तो एक सेकेंड ना, हाँ, ये माइनस ये इसका समेशन सिंपल है ना, ये ऐसे ही कर लेते हैं जी, माइनस 0.64 आ गया। तो बेसिकली ये जो है माइनस ये सबका समेशन कर दिया, ठीक है। उसके बाद टोटल ईबीटी, तो देखो इतना फ़र्क नहीं आ रहा है वैसे अगर आप देखने जाओगे तो, ठीक है। इसमें से टैक्सेस लेस करने पड़ेंगे, अगेन टैक्सेस का पूरा दिया हुआ है, ये हम लोग ऐसे कैसे ले सकते हैं, टोटल टैक्स करके डालना पड़ेगा, टोटल टैक्स इतना है,
226.25, इतना हम लोग ने सब कुछ किया, सब चेंजेस किया, बट हमने परफेक्ट किया है। कैसे समझा? यहाँ का प्रॉफिट फॉर द ईयर 226.25 है, यहाँ पे कितना है 226.25। आगे का जो पार्ट है ना OCI का, वो हम लोग बाद में देखेंगे, पहले उसके पहले ये परफेक्ट हो जाना चाहिए। अभी यहाँ पे हम लोग एक एक बार करके, अभी 2020 तो हो गया, वैसे आप क्या करोगे 2019 का, ठीक है, तो यहाँ पे 2019 डाल दिया, 2019 का अभी एक बार कर लो, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट कैश फ्लो का देखेंगे, ठीक है।